The topic for today is TREDS. TREDS stand for Trade Receivable Discounting System. One of the major issues that MSMEs face is the issue of cash crunch. That is, उनके पास पैसे ज्यादा नहीं रहते उनके हाथ में. So if an MSME is sick of waiting for payments, payments from its debtors, TREDS is the correct system that it should be in. So we've broken this into various episodes. तो 5 पार्ट में हमने इसको ब्रेक किया है. इतने में बेच दिया डेटर्स को ब्रो. सो इसका क्या मतलब है कि एमएसएमई जो है वो अपनी बैलेंस शीट का एक आइटम किसी और को बेच रहा है. एमएसएमई पहले तो बेच रहा है, फिर जिसको बेचा उसके इनवॉइस को बेच रहा है. ठीक है, ये क्यों करता है? ताकि उसको पैसे मिले. So now another important concept that you need to understand here is the concept of factoring. तो ये फैक्टरिंग क्या होता है? ये आप लोगों को आपके एकेडमिक्स में भी आएगा. Factoring is a financial transaction that we enter into, and in factoring what we do is we give up certain debtors of ours to someone else. ठीक है, and वो एक बिड लगाता है सामने वाला और बोलता है कि ठीक है भाई, तेरा ₹1,00,000 का डेटर मेरे को 95 में देता है तो मैं लूंगा. ठीक है, एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मैं तेरे को अभी पैसा दे दूंगा, वो डेटर से मैं बाद में ले लूंगा. तो उसका फायदा मेरा फायदा. मेरे को अभी पैसे चाहिए थे, कैश क्रंच था. और तो फैक्टरिंग ये वर्ड आया है फार्स से, जिसका मतलब होता है टू मेक और टू डू. सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज, आपका काम था उससे पैसे रिकवर करना, बट वो आप किसी और को दे रहे हो ताकि वो उस चीज को कर सके. तो उसका मेन काम क्या हो गया? पैसे रिकवर करना, यानी रिकवरी करना उसका मेन काम हो गया. दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड अ फैक्टर. And the work that he does is called factoring, that is collecting on your behalf, doing some act on your behalf. So this concept of factoring was taken up by the government. Government को लगा interesting है, so ऐसा किया जा सकता है ताकि इंडिया जैसी इकोनॉमी है जहाँ पे ज्यादातर प्लेयर्स छोटे, स्मॉल एंड मीडियम साइजेस है, उनको एक मदद मिले. सो 2008 में एक रिफॉर्म बनाया, एक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म बनाया गवर्नमेंट ने, और इलेक्ट्रॉनिक बिल फैक्टरिंग एक्सचेंज का एक बिल फॉर्मिंग एक्सचेंज को एग्जिस्टेंस में लाया. ठीक है, सिडबी in collaboration with NSE, the National Stock Exchange, they formed Trade Receivable Engine for E-Discounting. पहले इसका नाम रखा इन लोग ने एंट्रीज, जिसमें NSE और सिडबी का दोनों का एक्रोनिम है, और ट्रेड रिसीवेबल इंजन फॉर ई डिस्काउंटिंग इसका नाम था, एंट्रीज. बट इसमें एक प्रॉब्लम था, ये चलता था विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स फैक्टरिंग. ठीक है, अब अगर आप लोगों को फैक्टरिंग समझ गया है तो हम ये भी देखते हैं कि रिवर्स फैक्टरिंग कैसे हो रहा है. ठीक है, चलो एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल में यहाँ पे ऐसा है कि मेरे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बेचती है एक बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्पेयर पार्ट. ठीक है, तो मैं अगर स्पेयर पार्ट बेच रहा हूँ इतनी बड़ी कंपनी को, तो उनके क्रेडिट पीरियड से मेरे को गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी बड़ी है साइज में, उनके पास अपने रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स. वो लोग इमीडिएट पेमेंट, एडवांस पेमेंट ये सब तो करते हैं नहीं. तो हमारे एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं कि उस कंपनी जिससे मैं डील कर रहा हूँ, मैं एक छोटा कार मैन्युफैक्चरर हूँ, उसके क्रेडिट पीरियड टर्म्स था 60 डेज का. ठीक है, अब इंटरेस्ट वाला जो सिस्टम था ना, उसमें सेलर नहीं, जो बायर है वो उस प्लेटफॉर्म पे जाता था. ठीक है, और अपने बिल्स को डिस्काउंट कराता था. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ बिल डिस्काउंटिंग. दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. तो जो बड़ा मैन्युफैक्चरर है वो जाएगा तो क्यों उस पर भरोसा है? क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा प्लेयर है. करेक्ट, वो एमएसएमई तो नहीं है, छोटा मोटा प्लेयर. तो बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑफ कोर्स ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा भरोसा होता था उस चीज पे, बड़े कंपनी पे, कि वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, यानी वो पेमेंट कर देगा. सो बैंक्स के साथ वो एंटर करता था. सपोज 1,00,000 रुपीज का पेमेंट है, तो सिमिलर वो बोलता था कि वो पहले तो मेरे पास आएगा, एमएसएमई के पास, वो पूछेगा कि तेरे को इमीडिएट पैसा चाहिए, तो अभी चाहिए तो 95 दूंगा, बाद में चाहिए तो 1,00,000 दूंगा, 60 डेज बाद चाहिए तो 1,00,000 दूंगा, अभी चाहिए तो 95 दूंगा, बोल क्या करना है. सो मेरे को अगर एक्सेप्ट करना है, मेरे को तो इमीडिएट पैसा चाहिए.
तो मैं एक्सेप्ट कर लिया. वंस आई एक्सेप्ट, इट विल गो टू अ फैक्टरिंग एजेंट and it will tell the factoring agent to provide me to provide me 95. बट फैक्टरिंग एजेंट कंपनी के साथ भी अपना कमीशन चार्ज करेगा. वो बोलेगा ठीक है 95 में तेरी डील हो गई, बट मुझे $1000 दे देना, ₹1000 दे देना, ताकि मैं ये काम को एग्जीक्यूट कर सकूं. तो उसकी फीस भी हो गई, कंपनी की भी हो गई और ये भी हो गई. ये जो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने 2008 में स्टार्ट किया था, ये एक रिवर्स फैक्टरिंग कॉन्सेप्ट पे चलता था, जहां पे एक बड़ी कंपनी जो मोस्टली बायर्स होते हैं, तो एक बड़ा बायर अपने क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पे सप्लायर को पैसे फटाफट पहुंचा सकता था. बट ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट इन लाइन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट द एमएसएमईज कम अप एंड आस्क फॉर. क्योंकि अगर बड़े बायर ने ये सब सोचा ही नहीं तो ये कभी होगा ही नहीं. करेक्ट. 2012-2013 में गवर्नमेंट को एक और आइडिया सूझा. ये था दिसंबर 2014 में गवर्नमेंट को एक और आइडिया सूझा, जहां पे उन्होंने गाइडलाइंस इशू की ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम से, which stand for TR, ई डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड्स. ओके. एंड सिडबी और NSICL, ये दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन साथ में आई और उन्होंने एक एक्ट पास किया, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007. ठीक है. एक एंटिटी बनाई गई जिसका नाम था रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया, RXIL. तो ये एक एंटिटी फॉर्म किया, एक जॉइंट वेंचर था सिडबी और NSE का, और इस प्लेटफॉर्म को ट्रेड्स नाम दिया. ठीक है. तो अभी एक नया प्लेटफॉर्म बन गया जो अलग है पिछले प्लेटफॉर्म से. देखते हैं इसमें अलग क्या है. तो ये जो ट्रेड का प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया, ये एक सारा काम करता था, जैसे एक्सेप्ट करना, बिल डिस्काउंटिंग करना, बिल को ट्रेड करना, उसका हिसाब किताब रखना. ठीक है. तो ये सारा काम ट्रेड्स का होता था. इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स होते थे. I'll show you how the participants were. एक सेलर, एक बायर और एक फाइनेंसर. तो ये तीनों पार्टिसिपेंट्स जब साथ में आए, तो सेलर को पैसों की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तो ये प्लेटफॉर्म पे आएगा, और अप्रोप्रिएट फाइनेंसर्स है जो उसको शायद इमीडिएट पैसा दे सके एट अ सर्टेन रेट, वो लोग बिड करेंगे और उनके बिड पे वो एक्सेप्ट करेगा, तो ये डील डन हो जाएगी. बायर को भी ये प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा. So for example, I am an MSME, I go register to the trades platform. The buyer is also compulsorily required to register on the trade platform if he is dealing with me. Now another government's intention is fulfilled here, because MSME Act के तहत हर MSME को within 45 days पेमेंट करना ही होता है. अगर नहीं किया तो इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है. तो अगर सारे लोग इस पे रजिस्टर हो जाए तो गवर्नमेंट को वो रेगुलेट करने में भी इजी होता है कि भाई सबका पेमेंट्स टाइम टू टाइम क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा. हाउ इट वर्क. सो एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये ट्रेड्स का जो आइडिया गवर्नमेंट ने लगाया वो काम कैसे करता है. फर्स्ट, शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वेंडर टू बायर, द सेलर और द बायर. अच्छा, इसमें ऑप्शन है, अब सेलर भी चाहे बायर भी चाहे, दोनों डिस्काउंटिंग अपने हिसाब से करा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायर ही करेगा या सिर्फ सेलर ही करेगा. सो द सेलर और द बायर अपलोड्स द इनवॉइस, द काउंटर पार्टी हैज देन टू एक्सेप्ट, क्योंकि सामने वाले को एक्सेप्ट भी करना है, हाँ भाई यही फाइनल इनवॉइस है, इसी पे हमारा सब बातचीत चल रहा है. जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है, तो जो फाइनेंसर्स है, जो थर्ड लेग है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के, वो लोग बिड करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. कि मल्टीपल फाइनेंसर्स होंगे, बैंक्स और एनबीएफसीज थी मोस्टली. तो बैंक्स बिड करती थी कि ठीक है भाई 1 लाख रुपए के सामने मैं 97 दूंगा, कोई बोलता है मैं 96 दूंगा, तो जिसमें भी मेरा फायदा है मैं वो बिड को एक्सेप्ट कर लूंगा. द कॉस्ट बेरर विल एक्सेप्ट द बिड. द ट्रेड्स का जो प्लेटफॉर्म है, इसका क्या काम है, ये सारे ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर देगा. ठीक है. फाइनेंसर का ऑब्लिगेशन इसको पे करने का, इसको ऑब्लिगेशन इसको पे करने का, अल्टीमेटली फाइनेंसर को भी अपना पैसा टाइम पे मिल जाना चाहिए, तो उसका भी ऑब्लिगेशन है जो बायर या सेलर है, क्या कि वो फाइनेंसर को भी टाइम पे कर दे. सो लेग 1, लेग 2, लेग 3, फाइनेंसर पेज द वेंडर, बायर पेज द फाइनेंसर एंड बायर पेज द वेंडर. तो इस तरीके से सारे लेग फुलफिल होंगे. ये सेटलमेंट फाइल में 3 नाम क्यों है, पैसे कौन देगा, किसको लेंगे, ये कैसे हुआ, समझा दो मुझे. प्रॉब्लम क्या है कि इतने सारे लोग अगर अंदर प्ले कर रहे हैं, तो इनको एक मैकेनिज्म चाहिए ये समझने के लिए कि कहाँ पैसे कहाँ चले गए. जो ट्रेड का प्लेटफॉर्म है, उसने बनाया एक सेटलमेंट फाइल. सेटलमेंट फाइल जो है वो क्या करता है कि हर ट्रांजैक्शन जब एक एंटर हो जाती है तो ऑफिशियली रजिस्टर करता है और लेजर्स बना देता है.
कि इसको इससे इतना रिसीवेबल है, इसको इतना पेएबल, and that ledger then helps you to keep track of all the settlements within the system, and that settlement file is then given up to the National Automated Clearing House, NACH करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां से पेमेंट ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो जाएगा. So this is how the government, the TReDS platform ensured कि सबको अपना पैसा टाइमली मिल जाए. नेक्स्ट एपिसोड 4, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं तो ट्रेड्स का क्यों नहीं. The years went by and now the government feels an urge for what? For more and more people to come into the platform. ठीक है. So मैं आपको बता देता हूँ कौन से प्लेयर्स आज भी प्लेटफॉर्म पे है और गवर्नमेंट आगे क्या चाहती है, क्या बदलना चाहती है इसमें. आज इस प्लेटफॉर्म पे n1exchange.com, invoicemart.com, rxil.in जैसे वेबसाइट्स है. We'll go through those websites after this session. और गवर्नमेंट ने ट्रेंड देखा. सो टू 2021-22 का अगर हम डेटा उठाए तो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जितने भी इनवॉइसेस अपलोड हुए, जितने भी फाइनेंसेस एग्जीक्यूट हुए, 2021-22 में डबल से भी ज्यादा हुआ. और जितने भी ट्रांजैक्शन इसके एंटर हुए उसका सक्सेस रेट 94.7%, जो बढ़ गया था 91.3% से एक साल पहले. सो गवर्नमेंट ने देखा कि लोगों का एक तो यूजेज बढ़ गया, दूसरा सक्सेस रेट भी अच्छा है, यानी जो भी इसके अंदर आ रहा है वो लोग सब अपने अपने प्रोमिसेस को ऑब्लाइज कर रहे हैं, यानी जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे काम हो रहा है. कुछ कंसर्न्स भी थी कि जो जितनी भी एमएसएमई है, तो जितने इन्होंने 4714 एमएसएमईज को आइडेंटिफाई किया था, बट सिर्फ 1673 एमएसएमई एज ऑन जनवरी 30, 2023 इन्होंने अपने आप को ट्रेड स्कीम में रजिस्टर कराया था. सो दिस वाज आल्सो अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट कि थोड़े कम लोग क्यों आ रहे हैं, मतलब लोग ज्यादा आ क्यों नहीं रहे इसके अंदर, सिस्टम के अंदर. आरबीआई क्या कहती है कि फैक्टरिंग करने के लिए सिर्फ बैंक्स और एनबीएफसी को ही राइट देना इसको रोकने जैसा है. हमें कुछ और फाइनेंसर्स चाहिए ताकि पैसे और बेटर रेट बायर्स और सेलर्स को मिल सके. तो उन्होंने अलाउ किया फैक्टरिंग बिजनेसेस को एंटर करने के लिए. नाउ व्हाट इज दिस फैक्टरिंग बिजनेसेस? सो देयर आर सर्टेन बिजनेसेस, आप लोगों ने ये देखा होगा. वी टेक एन एग्जांपल ऑफ स्मार्टफोन्स. सो व्हेनेवर यू गो टू बाय अ स्मार्टफोन यू गेट अ ईएमआई स्कीम देयर. सो इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है अपना फोन बेचना चाहती है और इमीडिएटली बेचने के लिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दे एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन कॉल्ड द ईएमआई स्कीम, जिसमें कस्टमर्स इंस्टॉलमेंट में कंपनी को पे कर देते हैं एंड ईसीएस के थ्रू वो पे हो जाता है सब कुछ. एंड देयर आर सर्टेन बिजनेसेस दैट हैव बीन फॉर्म्ड अराउंड दिस, जिन्होंने ये काम अपने ऊपर उठा लिया है और फिर वो कंपनी से रिस्पेक्टिवली चार्ज करती है. इस बिजनेस को कहते हैं फैक्टरिंग बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसके 1000 फोन्स बिक रहे हैं और 50,000 फोन्स बिक रहे हैं, तो इतने सारे लोगों का मैनेज करना, सब ईएमआई कलेक्ट करना, सब कुछ पेपर वर्क कराना, ये काम होता है फैक्टरिंग बिजनेसेस का. सो आरबीआई नाउ स्टैंड टू प्रपोज टू ब्रिंग मोर पार्टिसिपेंट इनटू द स्कीम कुछ इस तरीके से. सो नाउ सेलर और बायर उसी जगह पे है. फाइनेंसर्स में पहले से बैंक और एनबीएफसी थी, इसमें एनबीएफसी आईसीसी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी ये इंक्लूड करना चाहती है. इनफैक्ट गवर्नमेंट इज आल्सो प्लानिंग टू इंक्लूड इंश्योरेंस इनटू दिस प्लेटफॉर्म. सो इंश्योरेंस सेक्टर के आने से क्या होगा, जो बैंक्स पहले डरती थी, मे बी किसी का क्रेडिट वर्दीनेस उसको ठीक नहीं लगता था और वो रिजेक्ट करती थी फाइल, नाउ बिकॉज इट इज इंश्योर्ड इट विल एक्सेप्ट दैट एज वेल, because the insurance company will take care if someone is not paid and the appropriate premiums can be paid. Now that is a problem here again, that premium कौन पे करेगा and कैसे आपस में ये लोग bear करेंगे, that will be discussed. The RBI proposes to bring in insurance company plus certain other factoring businesses into this platform. Let apart banks and NBFCs who are already there in this platform. So this is the latest circular, February 8, 2023, where RBI proposed certain new measures to be introduced into the TReDS platform.
And here we come to the final episode. उलझनों को सुलझाए, उड़ान को गुंजाइश दे. Now, the ministry is facing certain challenges. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, एक notification के through उन्होंने companies with turnover more than 500 crores और central public sector enterprises को compulsory बोल दिया था कि आप TREADS platform पे अपने आप को onboard करो, ताकि कोई भी MSME आपके साथ deal कर रही है उसको दिक्कत ना हो check करने में कि उसका सब vendor onboarded है कि नहीं. तो जो लेकिन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की खुद की हालत इतनी खराब थी कि वो लोग वैसे तो पे नहीं करते थे एमएसएमई को टाइम पे, बट उनके रजिस्ट्रेशन में भी बहुत स्लोनेस दिखी. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के 255 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिसको आइडेंटिफाई किया था उसमें सिर्फ 177 ने ही आज तक रजिस्टर किया. सो दैट इज द सिनेरियो. बड़े कॉर्पोरेट्स को भी तकलीफ थी. बड़े कॉर्पोरेट्स को ये प्रॉब्लम था कि उनको उनका डेटा किसी प्लेटफॉर्म पे देना सेफ नहीं लगता था. अब ये सही में सेफ है या नहीं है, या वो देना नहीं चाहते, वो अलग बात है. बट what they said was that they are not comfortable sharing their data with a certain platform, and therefore they are not entering into the scheme. In fact, कोविड के टाइम पे ये भी आइडेंटिफाई हुआ एंड इस पे रिसर्च भी चल रही है कि कई जगह पे एमएसएमई ने खुद ने ही अपने इनवॉइसेस प्लेटफॉर्म पे नहीं डालने का ऑप्ट किया, जबकि प्लेटफॉर्म पे डाल के वो डिस्काउंटिंग भी करा सकते थे. गवर्नमेंट को ये स्पेकुलेशन भी है कि बड़े कॉर्पोरेट्स ही उन लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप प्लेटफॉर्म पे मत डालिए, नहीं तो ऐसा वैसा हो जाएगा. So that is again a challenge to the government as to how to convince the small players, because the small players are also not very convinced with the government that the TREADS platform will take care of all the finances on its own. Barring the fact that there are certain challenges, there are certain benefits also that these platforms have. Benefits equally to the seller, to the buyer, and also to the financer, and hence there is a need to spread awareness for the value proposition that the TREADS platform has, and be it to the MSME or the corporate. तो ये awareness हमें फैलाने की जरूरत है, and ऐसे प्लेटफॉर्म पे MSMEs को engage करने के लिए encourage करने की जरूरत है. This is how the platform looks. जो भी मैंने डिस्क्राइब किया सारे स्कीम्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, एमएसएमई के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, फाइनेंसर्स के लिए. जो भी बैंक्स इनकी पार्टनर्स है, बैंक्स और एनबीएफसीज, उनके नाम भी यहाँ पे मेंशन्ड है. एंड इसके बारे में न्यूज़ में भी काफी कुछ आ रहा है. यहाँ पे इनको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, चाहे वो सप्लायर हो, कॉर्पोरेट्स हो या फाइनेंसर्स हो, वो लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. उनके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन भी रहेगा ताकि वो अपने ट्रांजैक्शन को यहाँ से ट्रेस कर सके. ठीक है. So M1 Exchange, दूसरा था Invoice Mart, similar platform. एक similar platform. These are just 3 examples of how the platform looks and how you can register and take benefit and advantage of this. So this is all that we have for today. Hope you understood the concept. Close करते हैं.